हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम है, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण पढ़ने से पहले जो वो हम 9th क्लास की तरफ जो वो जाएंगे, जहाँ पर पहले जो वो हम पढ़ चुके रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले एक बार उनको फिर से जो वो समझ लेते हैं हम। भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता, किसे जो वो कहा जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दोनों में अंतर जो है वो समझ लेते हैं एक बार, ताकि हम रासायनिक अभिक्रियाओं को अच्छे से जो वो समझ पाए। तो भौतिक परिवर्तन आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों के अंदर जो वो परिवर्तन होता है, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन। जैसे कि अगर भौतिक गुणों की हम बात करें, पदार्थ की भौतिक अवस्था, उनका घनत्व, तापमान आदि, ये सब भौतिक गुण है। इनके अंदर जो वो परिवर्तन जो आ जाएगा तो ये कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो पदार्थ का जो है वो रासायनिक संगठन जो है उसके अंदर चेंज आ जाएगा। पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। और रासायनिक संगठन में परिवर्तन, इसका मतलब जो है उसके रासायनिक गुणों में जो बदलाव जो आ जाएगा। दूसरा और उदाहरण के रूप में जो अगर हम अंतर जो वो देखें तो भौतिक परिवर्तन जो होंगे उनके अंदर जो है वो परिवर्तन उत्क्रमणीय जो होते हैं, उत्क्रमणीय होंगे। वो उत्क्रमणीय का मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से अस्थायी परिवर्तन होंगे। जबकि रासायनिक परिवर्तन जो है वो अक्सर वो स्थायी परिवर्तन होंगे, या यूं कह सकते हैं अनुत्क्रमणीय जो वो परिवर्तन होंगे, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, या यूं कह सकते हैं स्थायी परिवर्तन है ये। अर्थात जब एक बार कोई चीज वो बदल जाएगी, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, तो उससे वापस जो पहले वाली चीज नहीं बन सकती। तो इसको हम जो वो नाम देंगे अनुत्क्रमणीय या फिर जो वो स्थायी परिवर्तन। अभी एक उदाहरण जो वो समझेंगे अपन। इससे पहले एक और चीज जो वो भौतिक परिवर्तन जो होंगे उसके अंदर कोई नया पदार्थ जो वो नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। एक एक उदाहरण से जो इनको समझते हैं हम। भौतिक परिवर्तन जैसे उदाहरण की बात करें अगर अपन, जैसे अगर हम जो बर्फ ले रहे हैं, बर्फ की अगर जो भौतिक अवस्था की अगर अपन बात करें तो बर्फ की भौतिक अवस्था जो है वो ठोस है, ये ठोस अवस्था में है। इसी को अगर जो है वो बर्फ को अगर हम जो है वो थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए, 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा तापमान इसका जो वो बढ़ा दिया जाए, तो ये जो वो जल में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि द्रव अवस्था के अंदर जो वो है। और इसी जल को पुनः जो है अगर हम 0 डिग्री जो वो तापमान तक जो वो ठंडा कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, तो ये पुनः जो है वो बर्फ के अंदर जो है वो बदल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो ये परिवर्तन दोनों तरफ जो है वो चल रहा है। जो हम बात कर रहे थे उत्क्रमणीय यानी कि अस्थायी परिवर्तन है, तो बर्फ गर्म किया तो जल में बदल गया।
जल को पुनः जो है वो ठंडा किया 0 डिग्री पर, तो वो बर्फ के अंदर जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो जल बना है वो स्थायी जो है वो नहीं बना है, वो अस्थायी परिवर्तन है। वापस इससे जो है वो पहले वाली चीज जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं नया पदार्थ नहीं बन रहा, तो इसका मतलब बर्फ जो है वो, उसको अगर अपन रासायनिक संगठन उसका देखा जाए तो बर्फ जो है वो बना हुआ है 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर के। जल को भी जो है अगर रासायनिक रूप से देखा जाए तो वो भी जो है 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से ही मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई नया पदार्थ जो है वो नहीं बन रहा है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। इसी को और आगे जो है वो जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्म किया जाए या उससे ज्यादा गर्म करेंगे तो जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये जल वाष्प के अंदर जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, भाप बन जाएगी पानी की जो है वो, जो कि गैसीय अवस्था के अंदर है। उसकी भौतिक अवस्था फिर से जो है वो बदल जाएगी। लेकिन इसका भी रासायनिक संगठन अगर देखा जाए जल वाष्प को भी जो है तो वो भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से बना है, उसके अंदर भी कोई नया पदार्थ जो है वो नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वो भौतिक परिवर्तन के अंदर कोई नया पदार्थ जो वो नहीं बनता है, और इसको वापस से जो अगर ठंडा कर दिया जाए 100 डिग्री से कम जो तापमान पे, तो ये जल वाष्प पुनः जो है जल के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो अपन बात करें, सिंपल सा उदाहरण जो वो ले सकते हैं, जैसे एक बिल्कुल सामान्य सी बात है कि अगर हम जो है वो दूध है, उस दूध को जो है वो गर्मियों में खुला रख दिया जाए तो वो फट जाता है, या यूं कह दूं मैं, इसके अंदर थोड़ी सी जब हम जो है वो थोड़ा सा दही जो है वो मिला देते हैं तो ये जो है वो दही के अंदर पूरा जो है वो बदल जाता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के अंदर हम जो है वो पाएंगे कि दूध बिल्कुल उसका रासायनिक संगठन अलग रहेगा और दही जो होगा उसका रासायनिक संगठन बिल्कुल जो है वो अलग होगा, और ये जो परिवर्तन रहेगा वो अनुत्क्रमणीय जो रहेगा। इसका मतलब हम जो है वो दही जो बना है उस दही से वापस दूध जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो परिवर्तन हुआ वो स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। और उदाहरण जो जैसे कि देख सकते हैं हम जो है वो, अगर जैसे हम कोयले को जला रहे हैं तो कोयले का जलने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया जो है वो कह सकते हैं हम जो है वो। तो कोयला जब ऑक्सीजन, कोयला मींस कार्बन, जब ऑक्सीजन के साथ में जो वो क्रिया करेगा तो ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो, उससे हम चाहे कि वापस कोयला और ऑक्सीजन बन जाए तो नहीं बना सकते। तो ये जो परिवर्तन है वो भी जो है वो रासायनिक परिवर्तन जो है वो उसका उदाहरण है। तो इसी रासायनिक परिवर्तन से ही जो हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जैसा कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो पहले जो वो रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसे कहा जाएगा, जो रासायनिक परिवर्तन जो है, इन्हीं रासायनिक परिवर्तनों को ही जो है वो नाम दिया जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, इन्हीं रासायनिक परिवर्तनों को हम जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में जो है वो जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो पदार्थों में ये रासायनिक अभिक्रिया जो है वो, उससे पहले जो है हम कुछ एक्टिविटी जो है वो देख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जब होगा, या यूं मैं कह दूं रासायनिक अभिक्रियाएं जब होगी तो क्या क्या चीजें हो सकती है, कैसे हमको पता चलेगा कि हमारे आसपास कुछ जो वो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं जो हो रही है। तो एक एक्टिविटी से जो हम इसको जो वो देखते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप मेरे हाथ में जो वो एक मैग्नीशियम जो वो रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन को जो अगर हम जलाएं तो देखते हैं हम जो क्या परिवर्तन होता है। ये मैग्नीशियम रिबन आप देख सकते हो जो, इसको अगर हम जलाएं तो देखते हैं जो क्या चीज बनती है, क्या अभिक्रिया जो होती है, उसको देखते हैं। तो देखो आप, ये बिल्कुल श्वेत चमकदार ज्वाला के साथ बिल्कुल जलता है, और इसके जलने पर एक सफेद रंग की राख जो वो बनेगी, जिसको हम एक पेट्री डिश में जो वो ले लेते हैं। जैसा कि आप जो है वो देख पा रहे होंगे, पेट्री डिश के अंदर एक सफेद रंग की राख जो है वो बन गई है। ये मैग्नीशियम के जलने पर जो है वो बनी हुई राख है।
तो स्टार्ट के अंदर जो है वो मैग्नीशियम एक फीता जो था वो अलग था, अब ये जो अलग भौतिक अवस्था, उसका रंग भी जो बदल चुका है। एक और क्रियाकलाप से जो हम देखते हैं, इस दूसरे क्रियाकलाप में हम जो देखेंगे, मेरे पास जो है वो एक परख नली है, उस परख नली में मैंने एसिड जो वो लिया हुआ है, और इस एसिड में जो हम कुछ धातु के टुकड़े जो वो डालते हैं। मेरे पास धातु अभी जो अपन ने जलाई है मैग्नीशियम धातु, इसी मैग्नीशियम धातु के टुकड़े मैं जो इसमें डालता हूँ, तो देखते हैं हम जो क्या अभिक्रिया जो वो दिखाई देती है। तो मैं पास ले आता हूँ इसको। मैग्नीशियम धातु मैंने डाल दी है परख नली में, और आप शायद देख पा रहे होंगे कि इसमें मैग्नीशियम धातु पर बुलबुले जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो और साथ ही साथ में परख नली का तापमान भी जो है वो बढ़ जाएगा, इस अभिक्रिया जैसे जैसे होती जाएगी इसके अंदर जो है वो इसका तापमान भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये दो जो है वो परिवर्तन हम जो है वो देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो हम बात कर सकते हैं कि जो है वो यहाँ पर जब कोई रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा, यानी कि यूं कहें हम कि रासायनिक अभिक्रिया जहां पर भी जो हो रही होगी, तो हम किस तरह से पहचान कर पाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो हमको कुछ जो परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं उसकी अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, पदार्थ का रंग जो परिवर्तित हो सकता है। तीसरा, अगर हम बात करें तो पदार्थ तापमान में परिवर्तन हो सकता है। और चौथा, अगर हम बात करें तो कोई गैस का उत्सर्जन जो हो सकता है, किसी गैस का उत्सर्जन। इनमें से कोई सा भी परिवर्तन जो है हमको अगर दिखाई दे रहा है तो वहां पर हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही हो, है ना। इनमें से जरूरी नहीं कि ये चारों जो परिवर्तन हमको दिखाई दे, इनमें से हो सकता है एक भी हो, दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते, कोई सा भी जो परिवर्तन हो सकते, या एक से ज्यादा भी हो सकते। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन भी जो हो सकता है, पदार्थ का रंग परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन हो सकता है, किसी गैस का उत्सर्जन हो सकता है। जो दो अभी क्रियाकलाप अभी हमने जो देखे थे, एक क्रियाकलाप के अंदर जो हमने देखा था मैग्नीशियम धातु जो है उसका रंग जो पदार्थ का जो पहले अलग था, जब हमने उसको जला दिया तो उसका रंग जो है वो सफेद जो राख के अंदर वो बदल गया, सफेद हो गया उसका रंग। दूसरे उदाहरण के अंदर जो हमने देखा कि जो जैसे मैग्नीशियम धातु को हमने जो वो सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डाला तो एक गैस का उत्सर्जन जो हो रहा था। आगे पढ़ेंगे हम ये गैस जो वो कि कौन सी गैस थी। तो किसी गैस का उत्सर्जन जो यहाँ पर जो देखने को मिला, साथ ही साथ में उसका तापमान भी जो परिवर्तन हो रहा था, तापमान भी जो बढ़ रहा था। तो इस तरह से जो और साथ ही साथ में जो जब ये क्रिया पूरी संपन्न हो जाएगी तब ये मैग्नीशियम धातु जो है उसकी भौतिक अवस्था भी जो बदल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब आप इसके अंदर इसमें मैग्नीशियम धातु जो है उसके टुकड़े आपको बिल्कुल छोटे जो हो गए हैं, बिल्कुल देख सकते हो आप।
और जब ये अभिक्रिया पूरी तरह से हो जाएगी तो उसके बाद में ये मैग्नीशियम धातु के टुकड़े इसमें विलीन हो जाएंगे, एक तरह से यूं कह दूं मैं घुल जाएंगे, यानी कि इसकी भौतिक अवस्था भी जो है वो परिवर्तित जो है वो हो गई। तो ये सारे परिवर्तन में से कुछ भी परिवर्तन जो रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो हम जो देख सकते हैं। तो ये जो और भी कई सारे उदाहरण जो हम अपने डेली लाइफ के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर जो हमारे आसपास में कई सारे रासायनिक परिवर्तन जो हम जो देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में। जैसे अगर हम जो बारिश के सीजन में स्पेशली जो जहां पर नमी जो है वो ज्यादा रहती है हमारे वायुमंडल के अंदर, तो उस दौरान जो अगर कोई लोहे की बनी चीज है और वस्तु को जो अगर हम खुले में रख दिया जाए तो उसका रंग जो वो परिवर्तित हो जाएगा, उस पर जंग जो वो लग जाएगा, जिससे उसका रंग जो परिवर्तन हो जाएगा। तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही जो उदाहरण है। इसी तरह से गर्मियों में जो हम खुले में अगर जो दूध रखें तो वो फट जाता है, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन की वजह से ही जो होगा। इसी तरह से जो और अगर हम बात करें हम भोजन जो खा रहे हैं तो उसका पाचन होना शरीर में, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पकना वो भी रासायनिक परिवर्तन है। हमारा श्वास जो वो लेना और अंदर जो भी क्रियाएं होगी उससे, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये सारे जो वो रासायनिक परिवर्तन है, या यूं मैं कह दूं कि ये सारी की सारी जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो वो आएगी। तो अब हम जो है वो इससे आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो उसको अगर हम जो वो लिखना चाहे तो किस तरह से लिखेंगे, उसको हम जो वो नाम देते हैं रासायनिक समीकरण। तो हम जो वो रासायनिक समीकरण पे जो वो आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। रासायनिक समीकरण, तो देखिए रासायनिक समीकरण जो वो हम रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो भाग ले रहे हैं और जो बनने वाले पदार्थ हैं, उन रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ और भाग लेने वाले पदार्थ को ही जो अगर हम रासायनिक सूत्रों के द्वारा या उनके प्रतीकों के द्वारा उसको प्रदर्शित करें तो उसी को नाम दिया जाएगा रासायनिक समीकरण। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले व बनने वाले पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्रों या प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करना, उसी को रासायनिक समीकरण जो कहा जाएगा। अभी हमने कुछ देर पहले जो एक्टिविटी की थी जिसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने मैग्नीशियम रिबन का जो दहन करवाया, तो ये जो अभिक्रिया हुई, ये जो रासायनिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई, तब वो जो सफेद रंग का जो पाउडर बना था, राख जो बनी थी, वो राख मैग्नीशियम ऑक्साइड जो थी। तो इसका मतलब मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है और वो जो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो रहा है। ये रासायनिक अभिक्रिया वहां पर संपन्न हो रही है। तो इस वक्तव्य को अगर लिखा जाए, इस सेंटेंस को लिखा जाए, तो हम जो है वो इतने वर्ड के अंदर जो इसको जो वो लिख पाएंगे, इतना जो हमको जो वो लिखना पड़ेगा। तो इसी को जो हम अगर संक्षिप्त रूप में जो वो इस सारे अभिक्रिया को जो वो इस वक्तव्य को अगर हम रासायनिक सूत्रों या प्रतीकों के द्वारा लिख दे तो थोड़ा काम जो वो आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर जो हम बात करें, मैग्नीशियम लिया हमने और इस मैग्नीशियम की अभिक्रिया एक तरह से हमने ऑक्सीजन से करवाई। किसी भी पदार्थ को जलाना मतलब दहन करना मतलब ऑक्सीजन से क्रिया होना उसका। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है और ऑक्सीजन से क्रिया करने पर ये उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वो बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस वक्तव्य को हम जो वो इस प्रकार जो वो लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जो वो अभिक्रिया कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो है वो उसको हमने जो वो संक्षिप्त रूप में जो वो लिख दिया एक तरह से। तो ये जो है लिखा है हमने, इससे भी हमको समझ में आ रहा है। तो ये शब्दों के रूप में हमने जो वो इसको जो वो लिख दिया है। तो इसको हम जो वो नाम दे देंगे शब्द समीकरण। ये कहलाएगा इसका जो वो शब्द समीकरण। इस शब्द समीकरण को हम और जो संक्षिप्त रूप में जो अगर करना चाहे तो इसको जो फिर प्रतीक या सूत्रों के रूप में लिख दिया जाए। जैसे कि मैग्नीशियम, इसका प्रतीक जो होता है वो होता है Mg। ऑक्सीजन सूत्र है O2। अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसका सूत्र जो है वो है MgO। तो और भी जो संक्षिप्त हो गई ये जो अभिक्रिया। तो इस
समीकरण को जो वो हम जो वो एक तरह से मतलब जो शब्द समीकरण था उसमें हमने जो वो उनके सूत्र या प्रतीक जो वो लिख दिए, तो ये जो हमारा रासायनिक समीकरण जो वो बन जाएगा। लेकिन ये शब्द, ये जो समीकरण बना है, इस समीकरण को जो वो हम नाम देंगे कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण, या फिर इसको जो वो एक और नाम दिया जा सकता है, एक तरह से ये जो असंतुलित समीकरण जो वो इसको नाम दिया जा सकता है, या ढांचा रासायनिक समीकरण भी जो वो इसको कहा जा सकता है, ढांचा रासायनिक समीकरण। अब अगर जो वो हम इनके अंदर जो परमाणुओं की संख्या जो वो देखें तो हम देख पाएंगे कि बाईं तरफ जो है वहां पर मैग्नीशियम एक परमाणु है, उत्पाद में भी एक परमाणु है, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 2 है, जबकि इधर एक ही है दाईं तरफ। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या जो है वो बाईं तरफ और दाईं तरफ जो अलग अलग है, तो इस तरह का समीकरण फिर जो वो कहलाएगा असंतुलित समीकरण, एक तरह से ये कंकाली समीकरण जो हो जाएगा। तो इसको जो हम पहले जो संतुलित समीकरण जो वो बनाएंगे, तो इसको जो अगर हम दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर कर दी जाए, जैसे कि इधर मैग्नीशियम 1 है उधर भी 1 है, तो मैग्नीशियम के परमाणु में कोई चेंज जो नहीं है, ऑक्सीजन के परमाणु में चेंज है, तो ऑक्सीजन इधर भी 2 करने के लिए यहाँ आगे 2 लगा दिया जाएगा और मैग्नीशियम के आगे भी 2। अब ये जो कहलाएगा हमारा संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हमें संतुलित समीकरण की आवश्यकता क्यों है? क्या हम इससे जो वो नहीं समझ पा रहे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है? यही चीज हमको इससे भी समझ में आ रही है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो आपने 9th क्लास के अंदर एक और चीज पढ़ी होगी, एक रसायन विज्ञान का एक मूलभूत जो नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो जरूर आपने जरूर पढ़ा होगा। तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही जो उसका विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले अभिकारक व बनने वाले उत्पाद दोनों का द्रव्यमान जो है वो समान होता है। तो इसको दूसरे शब्दों में अगर बात करें, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारकों या पदार्थ तो लिख देता हूं मैं, वह बनने वाले कुल पदार्थों का द्रव्यमान सदैव समान रहता है। और ये बनने वाले पदार्थ और भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान तभी जो है वो समान हो सकता है जब उनके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो, समान हो, उसी अवस्था में हो सकता है। तो यही कारण है कि हमको जो है वो समीकरण को जो है वो संतुलित करना आवश्यक है।
अगर हम समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं तो रसायन विज्ञान का जो ये मूलभूत नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये फिर जो है वो लागू नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, तभी जो है हम दोनों तरफ का द्रव्यमान जो है वो समान हो पाएगा। ठीक है, तो ये नियम जो है जरूरी है। अब जब हमको संतुलित करना है समीकरण, तो संतुलित किस तरह से जो वो करते हैं समीकरण को जो वो संतुलित करना, वो भी जो वो देखते हैं हम। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम सीखते हैं। जैसे एक उदाहरण जो लेते हैं हम, लोहे की क्रिया जल बनने के लिए जल से अगर करवाएं, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, समीकरण संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम जो है वो जो हमको क्रिया दी हुई है, समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण को लिख करके उसके जितने भी पदार्थ भाग ले रहे या बन रहे हैं, अभिकारक और उत्पाद, इनको हम जो है वो अलग से बॉक्स के अंदर जो है वो एक बंद कर देते हैं। Fe H2O Fe3O4 H2। ये काम करने के बाद एक टेबल जो बना सकते हैं हम, एक सारणी के अंदर बनने वाले और भाग लेने वाले जो तत्व है उनको जो हम लिख देते, तत्वों के नाम। एक तरफ आप बाईं तरफ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन पदार्थों के नाम लिख देता हूं, तो इसको शॉर्ट में LSH जो वो लिख देते। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो तत्व है उनकी संख्या कितनी है, और राइट हैंड साइड में कितने, या यूं लिख सकते हैं हम, उत्पाद के अंदर जो वो उनकी संख्या। तो तत्व है यहाँ पर हमारे पास में आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। संख्या अगर काउंट करें, Fe आयरन जो है वो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में है 1, राइट हैंड साइड में बात करें तो 3, हाइड्रोजन की संख्या है 2 परमाणु, उस तरफ भी जो बात करें तो 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है बाईं तरफ और दाईं तरफ है 4 परमाणु। तो समीकरण संतुलन करने के लिए हमको जो है वो बाईं और दाईं तरफ जो है परमाणुओं की संख्याओं को जो है वो समान करना है, और ये कार्य जो है हम बॉक्स के अंदर जो है वो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो बॉक्स बनाए हैं हमने, इस बॉक्स के अंदर जो है वो हम कुछ भी जो है वो चेंज नहीं करेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक ही जो है वो काम कर सकते। बॉक्स के बाहर जो है वो हम आगे संख्या जो है वो लिख पाएंगे, पूर्णांक के अंदर वो भी जो वो लिख सकते हैं, पूरी जो वो संख्या 1 2 3 इस तरह से लिख सकते हैं, 1.5 1/2 इस तरह से जो वो नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ हम आगे जो संख्या जो वो लगा सकते हैं, हम चाहे तो बाईं तरफ भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो दाईं तरफ भी लिख सकते हैं, और ऐसा करके हम जो है वो बाईं और दाईं तरफ संख्या जो है परमाणुओं की संख्या जो है वो समान करते हैं। इसमें हम जो है वो पाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम सबसे बाद में जो वो संतुलित करें तो ज्यादा अच्छा जो वो रहेगा। तो सबसे पहले हम जो वो देखते हैं आयरन की संख्या जो है परमाणुओं की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है। तो अगर जो वो हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की संख्या बराबर करना चाहे तो हम जो वो लेफ्ट हैंड साइड में जो वो 3 करने के लिए आगे जो 3 लिख देंगे। 3 जो परमाणु हो गए आयरन के, तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, 3 हो गए। तो आयरन हो गया जो वो संतुलित, हाइड्रोजन संतुलित ही है। अब रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है उसका 1 परमाणु है बाईं तरफ और इस तरफ जो है वो दाईं तरफ जो है वो 4 परमाणु है। तो हम इसको जो है वो 4 जो है वो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जो है वो 4 करने के लिए बाईं तरफ जल का जो सूत्र है उसके आगे 4 लिख देंगे। तो ऑक्सीजन की संख्या जो हो गई 4, लेकिन इस बॉक्स के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी जो है वो है। तो जैसे ही हमने 4 यहाँ पर लिखा तो हाइड्रोजन की संख्या भी जो है वो बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 4 × 2 8 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन जो है वो असंतुलित हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई, ऑक्सीजन तो हो गया संतुलित, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या जो है बदल गई।
तो अब हमको हाइड्रोजन की संख्या जो है वो इस तरफ जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इधर एक ही हाइड्रोजन जो है वो अकेला जो है वो अलग पड़ा है, तो इसको हम जो है वो 8 कर सकते हैं आगे 4 लगा करके। तो इस तरह से जो है वो हाइड्रोजन की संख्या दाईं तरफ भी जो है वो हो गई 8। तो इस तरह से अब जो है वो आयरन हमारा संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित है और ऑक्सीजन संतुलित है। अब इस समीकरण को हम जो है वो खोल के बॉक्स को जो है वो ये संख्या जो है वो आगे लिखी हुई है वो लिख करके जो है वो इस तरह से खोल देंगे और ये हमारा संतुलित समीकरण जो हो जाएगा Fe3O4 and 4 times of H2। ये विधि कहलाती है हिट एंड ट्रायल मेथड या हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। तो इस विधि से हम समीकरण को जो वो संतुलित कर सकते हैं। अब समीकरण जो लिखे हैं हमने, संतुलित समीकरण लिख लिया। अब समीकरण को लिखते समय हम क्या क्या जो ध्यान रख सकते हैं उसकी बात करें। समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण को लिखना। तो रासायनिक समीकरण को लिखते समय फर्स्ट हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, जिनको क्रियाकारक नाम देते हैं, उनको हमेशा बाईं तरफ लिखा जाएगा और बनने वाले जो पदार्थ है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनको उत्पाद के नाम से जाना जाता है, तो ये जो वो दाईं तरफ लिखे जाएंगे। तो क्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों को हमेशा बाईं तरफ व क्रिया के दौरान बनने वाले उत्पादों को दाईं तरफ लिखा जाता है। अगर क्रियाकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक है तो उनके बीच में जो वो धन का चिन्ह यानी प्लस का जो वो चिन्ह लगाया जाता है। क्रियाकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक होने पर उनके मध्य धन का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे इसी समीकरण को हम लिखते हैं Fe प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O, Fe3O4 एंड 4 टाइम्स ऑफ H2। तो ये हमारे उत्पाद है, ये हमारे अभिकारक है। अभिकारक को ही हम क्रियाकारक भी जो कह सकते हैं और उत्पाद को क्रियाफल के नाम से भी जो जाना जाता है। उत्पाद और क्रियाकारक दोनों के मध्य जो है एक तीर का निशान जो वो लगाया जाता है और ये तीर का निशान जो है वो रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को जो वो दर्शाता है। इससे हमको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी दिशा के अंदर जो वो संपन्न हो रही है। तो ये तीर का निशान जो वो रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को जो वो दर्शाता है। अभिकारक को वह उत्पादों के मध्य तीर का चिन्ह लगाया जाता है जो
अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। अभिक्रिया को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले वो बनने वाले पदार्थ है उनकी भौतिक अवस्था को जो वो दर्शाने के लिए जो है वो हम उनके नीचे कुछ सिंबल यूज करेंगे। अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था दर्शाने के लिए हम उनके नीचे ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G, वो जलीय विलयन हेतु AQ लिख देंगे। जैसे हमने एक अभिक्रिया एक उदाहरण दिया था, एक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो लिक्विड था तो L लिख दिया, द्रव था तो L लिख दिया। उसके अंदर मैग्नीशियम धातु जो वो डाली थी जो कि ठोस थी। जब ये अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया के अंदर जो वो बना हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो ये MgCl2 उसके अंदर विलीन की अवस्था में था तो AQ जो वो लिख देंगे और हाइड्रोजन जो वो गैस बन रही थी तो उसको हम जो वो G के रूप में जो वो लिख देते हैं। तो इस तरह से हम जो वो अभिकारकों को उत्पादों की भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए जो है वो उनके आगे प्रतीक जो वो लिख देंगे S, L, G या AQ। कई बार रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया को पूरी तरह से दर्शाने के लिए कुछ अपने जो कई बार रासायनिक अभिक्रिया को पूरी तरह से दर्शाने के लिए कुछ उत्प्रेरकों की या फिर कुछ दाब की या ताप को भी जो है वो लिखना होता है। तो उसको भी हम जो है वो तीर के निशान के ऊपर जो है वो लिख करके जो है वो दर्शा सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग उत्प्रेरक ताप दाब को दर्शाने हेतु को तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखकर हम दर्शा सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो वो ले सकते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलीय विलीन के रूप में पादप में होगी, जल पादप में लिक्विड अवस्था में होगा, बनने वाला भोजन जो है ग्लूकोज वो भी जो है वो एक्वस विलियन में होगा, 6 ऑक्सीजन गैस के जो अणु बनेंगे और साथ में जल के अणु जो वो बनते हैं। तो इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हमको जो सूर्य प्रकाश जो है उसकी आवश्यकता होती है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो हम यहाँ पर तीर के ऊपर जो है या नीचे जो लिख सकते हैं। साथ ही साथ में इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए पर्ण हरित की भी जो आवश्यकता है तो उसको भी हम जो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये होंगे तभी जो अभिक्रिया हो पाएगी। तो इनको दर्शाने के लिए जो हम तीर के ऊपर या नीचे लिख करके कोई जो वो लिख सकता है। इनको जो वो दाब है तो वो भी लिख सकते हैं और प्रेरक है तो वो भी जो वो यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो ये सारी जो वो चीजें हो गई रासायनिक अभिक्रिया जो है
और समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण को किस तरह से जो है वो संतुलित किया जाता है, किस तरह से जो है वो लिखा जाता है, किसे कहा जाता है। आगे हम जो है वो इसी को बाद में जो है वो अगले चैप्टर में जो है वो अगले जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में जो इसको कवर करेंगे, जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के जो वो प्रकार को जो वो हम देखेंगे। तो उसके लिए अगले जो वो एपिसोड में जो वो देखते हैं। थैंक यू गाइस।